नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। दीपावली के साथ देश में मना गुजराती नववर्ष का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामना। लोकसभा अध्यक्ष ने भी गुजरात और गुजरातियों के शुभ की कामना। दुबई एयर शो में तेजस के हैरत अंगेज करतब देख हैरान हुई दुनिया। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने भी दिखाई ताकत। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में 35% की बढ़ोतरी। यूएस से उच्च शिक्षा की डिग्री पाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी 63% बढ़ी। ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार 2009-10 के बाद पहली बार भारत ने छात्रों को अमेरिका भेजने के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। मणिपुर से संचालित 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने 5 साल का लगाया प्रतिबंध। संगठनों की गतिविधियां देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बन गई थी खतरा। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बाकायदा आज शाम को करेंगे उद्घाटन। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित किया गया है 14 दिवसीय मेला। गुजरात में दीपावली के दिन साल का आखिरी दिन होता है। इसके अगले दिन से गुजराती नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पड़वा या प्रतिपदा को आता है। आज इस विशेष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में नया साल मना रहे मेरे परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं। ये वर्ष एक विशेष वर्ष रहा है क्योंकि आप सभी ने वोकल फॉर लोकल अभियान को शानदार सफलता दिलाई है। स्थानीय उत्पाद खरीदकर नए साल ने नई रोशनी फैलाई है। आइए हम सब एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आने वाले वर्षों में उसी उत्साह के साथ लोकल के लिए वोकल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा है कि भारत तथा विश्व भर में रह रहे गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों को गुजराती की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आप इसी ऊर्जा और उत्साह से देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। दुबई के अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर शो की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह में अन्य देशों के हवाई बलों के साथ भारतीय वायुसेना के विमानों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र बना भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस। ये विमान चौतरफा हमला ही नहीं कर सकता बल्कि एक साथ 10 हमलों को जवाब भी दे सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हो रहे एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम भी तेजस के साथ दुबई एयर शो में हिस्सा ले रही है। हम बता दें कि 2021 के बाद ये दूसरा अवसर है कि सारंग हेलीकॉप्टर टीम किसी एयर शो में करतब दिखा रही है। आर्थिक अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए लोगों को बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों की तरह हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों से संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये अनुशंसा की है। हम आपको बता दें कि इस समिति ने गिरफ्तारी से 15 दिनों के बाद किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने के मुद्दे पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बदलाव की भी सिफारिश की है।
संसदीय समिति के अनुसार उसे लगता है कि हथकड़ी का उपयोग गंभीर अपराधों के आरोपियों को भागने से रोकने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जघन्य अपराधों तक सीमित है। बहरहाल समिति का मानना है कि आर्थिक अपराध को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि खंड 43(3) को आर्थिक अपराध शब्द हटाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई करने का पसंदीदा जगह लगातार बना हुआ है। अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। अमेरिका के दूतावास द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ओपन डोर्स रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के लिए पहली पसंद है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 के संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 35% हो गई है और ये 2,68,923 पर पहुंच गई है। इसके अलावा यूएस से उच्च शिक्षा की डिग्री पाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 63% बढ़कर 1,65,936 हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 64,000 अधिक है। ओपन डोर्स रिपोर्ट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2009-10 के बाद पहली बार भारत ने छात्रों को अमेरिका भेजने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। हम आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के नवनियुक्त विदेश सचिव डेविड कैमरन से मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। ये बैठक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अगले साल आम चुनाव से पहले अपने मंत्रिमंडल में एक नाटकीय फेरबदल में पूर्व प्रधानमंत्री को अपने नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने के कुछ घंटों के बाद हुई। हम बता दें कि अपने इस लंदन दौरे पर एस जयशंकर ने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, पश्चिम एशिया की स्थिति और अफ्रीका पर चर्चा की। एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने और मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति देने के उद्देश्य से ब्रिटेन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स क्लेवर्ली से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग के विकास में गतिशीलता, कौशल और प्रतिभा के महत्व पर चर्चा की। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में दिवाली रिसेप्शन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन वर्तमान में एक मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों पक्ष ऐसी सहमति पर पहुंचेंगे जो दोनों देशों के लिए काम करेगी। Initiatives like Beti Padhao, Beti Bachao, initiatives about building toilets for girls, about the Jan Dhan Yojana, the financial inclusion, about building houses, the Awas Yojana, about connecting houses to electricity, it's called Saubhagya, about the Jal Jeevan Mission, which gives piped water to every house, about what we are doing for farmers, it's a support system called the Kisan Samman Nidhi, about health, what is called Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat, or the various pension schemes which have been, again, the Atal scheme is the most prominent of them. So, and these other campaigns you've seen, the Digital India campaign, the Startup India campaign, the Skill India campaign. Now, you are all aware of this, but many of you would understandably look at it as something happening in a particular domain. You would appreciate, okay, because there's Beti Padhao, literacy rates for girls have gone up, which is correct. Because there are today toilets, girls find it easier to actually go to school. The school retention rates have gone up.
Each one of these schemes has delivered. दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप से टेलीफोन पर बातचीत की और करीबी रक्षा संबंधों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने घनिष्ठ रक्षा संबंध विकसित करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। ग्रांट शॉप्स ने रक्षा मंत्री को निकट भविष्य में ब्रिटेन आने का निमंत्रण दिया। रक्षा मंत्री ने शॉप्स को रक्षा राज्य सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। दोनों मंत्रियों ने भारत प्रशांत पर विशेष जोर देने के साथ कई रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चल रही गतिविधियों की संक्षेप में समीक्षा की और नए क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 15 नवंबर को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री ने PVTG विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। PVTG विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना को 9 मंत्रालयों के सहयोग से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार ऊंचे मूल्य पर अधिक धान की खरीदी करेगी। कल छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को उनके उत्पाद पर बोनस देने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने आजादी के कई दशक बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी वायदों को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से राज्य में डबल इंजन सरकार यानी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार लाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने महादेव ऐप घोटाले का भी मुद्दा उठाया और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस घोटाले से कितना धन मिला और इसमें से कितना पार्टी हाई कमान को भेजा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र जनजाति, पिछड़े वर्गों, गरीबों और दलितों को नई ताकत देने वाला है। भाजपा ने कपास हो, गेहूं हो, सोयाबीन हो, ऐसी फसलों का MSP भी लागत का 2 गुना दिया है। अब भाजपा सरकार मक्का सहित आपके मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। अब मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से दुनिया भर में बाजारों में पहुंचाने वाले हैं। यहां का अदरक आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर में पहुंच रहा है। बड़वानी के मिर्च किसानों को भी सही दाम और सही सम्मान भाजपा ही दे सकती है। मेरे परिवारजनों, आजादी से पहले बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। इस बीच निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी भी तरह का चंदा प्राप्त करने वाले सभी दलों से इस योजना के शुरू होने के बाद से उन्हें मिले ऐसे चंदे का ब्यौरा 15 नवंबर तक जमा करने को कहा है। आयोग ने ये कदम 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से
30 सितंबर 2023 तक प्राप्त धन के ताजा आंकड़ों को सील बंद लिफाफे में जमा करने का उसे निर्देश दिए जाने के बाद उठाया है। आयोग ने कहा है कि उस तक सील बंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक पहुंच जाने चाहिए और लिफाफों पर स्पष्ट रूप से गोपनीय चुनावी बॉन्ड लिखा होना चाहिए। आयोग ने 3 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में उनसे प्रत्येक बॉन्ड के साथ दानदाता की विस्तृत जानकारी, ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की राशि और अन्य जानकारी जमा करने को कहा था। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में सोमवार को 5 मंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग में दम घुटने से 4 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि आग परिसर के भूतल में लगी, जहां रसायनों से भरे कुछ ड्रम रखे थे। उसमें बताया गया कि बाद में आग पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। इमारत से तकरीबन 21 लोगों को बाहर भी निकाला गया है। सांस के साथ धुआं अंदर जाने से अचेत हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। राजभवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्यपाल ने मुख्य सचिव को घटना में घायल हुए लोगों को व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है और घटना की गहन जांच करने के भी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने भी घटनास्थल का दौरा किया। गृह मंत्रालय ने 9 मैती चरमपंथी संगठनों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अवैध घोषित कर दिया है। इनमें से अधिकतर संगठन मणिपुर में सक्रिय हैं। हम आपको बता दें कि इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (RPF), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी (MPA), पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलीपैक (PREPK) और इसकी सशस्त्र शाखा कोंगलीपैक कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी सशस्त्र शाखा कांगली यवोल कनना लुप KYKL, द कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉरकॉम और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलीपैक ASU के शामिल है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार ये सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस, सुरक्षा बलों, नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की। इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने, धमकाने, धन उगाही और जबरन वसूली और लूट के मामले में भी लिप्त रहे हैं। बयालीसवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन बाकायदा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करने वाली हैं। 14 दिवसीय मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से तकरीबन 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। व्यापारिक दर्शकों के लिए मेला आज से यानी 14 से 18 नवंबर तक और आम लोगों के लिए 19 से 27 नवंबर तक खुला रहेगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशंस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगी। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, भारत की ही महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इंडोलजी और श्रीलंका के अरविंदा डी सिल्वा को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। सहवाग ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 2 बार 13 शतक लगाया है। वहीं
डायना एंडुलजी ने लगभग 3 दशकों तक भारतीय महिला टीम की कप्तानी की है। इसके साथ ही डायना एंडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके अलावा श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज रहे अरविंद डिसिल्वा को भी ये सम्मान मिला है। 13 नवंबर को इसकी घोषणा की जाएगी और वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल के पहले इस तिकड़ी को सम्मानित किया जाएगा। और अब समय है आपसे विदा लेने का और चलते चलते बात कर लेते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और आपको बताते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। आप मुख्य घटनाएं देखें, लेकिन मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 14 नवंबर साल 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रख्यात हुए। साल 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। साल 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा गया। इसी लोकप्रियता के चलते देश भर में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।